नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है हमारी केस बेस्ड स्टडीज। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है बच्चों इस चैप्टर के पीवाईक्यूज का। तो चलिए केस बेस्ड स्टडीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन में बच्चों आप लोग के पास एक ऑप्शन रहता है। एक्चुअली क्या होता है, केस बेस्ड स्टडी में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, 1, 2 और 3 या ABC। ठीक है, इस तरीके से 3 पार्ट रहते हैं केस बेस्ड स्टडीज की क्वेश्चंस के। जो अपना थर्ड पार्ट रहता है बच्चों, उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है। उसमें हमें ए और बी 2 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। जो केस बेस्ड स्टडीज होती हैं बच्चों, वो 4 मार्क्स की होती हैं और जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन होता है यहां पर वो होता है 1 मार्क का, जो कि मैंडेटरी होता है, आपको करना ही होता है, कंपल्सरी होता है। सेकेंड पार्ट भी जो है वो कंपल्सरी होता है, वो भी होता है अपना 1 मार्क का। ठीक है, और बच्चों जो अपना थर्ड क्वेश्चन होता है उसमें ए और बी 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है और ये होता है 2 मार्क्स ईच। ठीक है, तो आपको कोई भी एक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है केस बेस्ड स्टडीज में। हम बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि मैम कितने पार्ट कर रहे हैं, कैसे करना है। तो 4 मार्क्स की होती है, 2 क्वेश्चंस कंपलसरी है, फर्स्ट और सेकंड ये आपको करने ही करने हैं, जो 1 मार्क्स ईच होते हैं, 1 मार्क ईच होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है और वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए केस बेस्ड स्टडीज बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट केस स्टडी है अपनी, अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस such as a mirror reflects most of the light falling on it. In our daily life we use 2 types of mirrors, plane mirror or spherical mirror, okay, and spherical mirror. The reflecting surface of a spherical mirrors may be curved inwards or outwards. ठीक है, in concave mirrors reflection takes place from the inner surface, while in convex mirror the reflection takes place from the outer surface. ठीक है, ये अपनी केस स्टडी है और चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, पहला पार्ट जो पूछा गया है बच्चों वो है डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस अगर मिरर की बात करते हैं तो मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करती है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मान लीजिए बच्चों ये इस तरीके से हमारा कॉनकेव मिरर, ये है इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस स्फेयर में से इसको कट किया है, ये है यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस और ये है यहाँ पर पोल। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल पी को डायरेक्टली टच करते हुए जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है तो कॉनकेव मिरर आपके आंसर में आना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स एक्स एक्सिस। ओके, एक रे को इंसिडेंट किया है पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। If this ray after reflection from the mirror passes through the principal axis from a point at a distance of 10 centimeter from the pole, okay, of the mirror, find the radius of curvature of the mirror. देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है बच्चों, अगर कोई रे जो है वो पैरेलली इंसिडेंट करवाते हैं हम कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो हमें पता है ये जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद ये जाने वाली है इस पॉइंट P से। ठीक है, तो आपको ये बोला गया है कि अगर ये पॉइंट F जो है, ये पॉइंट F से जाती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, अगर ये पॉइंट F से जो है पोल का डिस्टेंस आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है वो है 10 सेंटीमीटर, यहां का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 10 सेंटीमीटर, जो है वो है अपनी फोकल लेंथ। ठीक है, और कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि पोल से जितने भी डिस्टेंसेस हम लेफ्ट साइड में देखते हैं वो नेगेटिव होते हैं और पोल से जितने भी डिस्टेंस हम राइट साइड में देखते हैं वो सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं। ये चीज हमें पता है। तो आपसे आर पूछा गया है, आर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? आर होता है इज इक्वल्स टू 2f। तो यहां पर आर हो जाएगा -20 बच्चों। ठीक है, -20 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो यहां पर बहुत आसान सा सवाल पूछा हुआ था, इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में बच्चों यहां पर सी का 1 पार्ट है और सी का 2 पार्ट है, तो आपके पास ऑप्शन है, आपको एक इनमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपको दिया गया है बच्चों यहां पर
और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो रखा गया है 10 सेंटीमीटर। हमें पता है जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो रखा जाता है हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो अगर लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा तो u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, अब यहां पर फोकल लेंथ दी गई है, फोकल लेंथ दी गई है आपकी 15 सेंटीमीटर। बच्चों हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में यहां पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर होगा प्रिंसिपल फोकस, और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाता है फोकल लेंथ। और हम यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये पोल के राइट साइड में है, ये जो डिस्टेंस है ये पोल के राइट साइड में है, इसलिए फोकल लेंथ विल बी +15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है पोजीशन ऑफ इमेज, आपको v पूछा गया है। तो यहां पर बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। यहां पर हमें मिरर फॉर्मूला को यूज करके v की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मिरर फॉर्मूला होता है अपना 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में पूरा का पूरा प्लस रहता है। यहां पर आ जाएगा 1/15, यहां पर आपको सॉल्व करना है और यहां पर आ जाने वाला है -1/10। तो -1/v को हम ले आते हैं लेफ्ट साइड में, -10, और इधर आ जाने वाला है अपना इस तरीके से -1/15। अब हमें पता है यहां पर हमें दोनों को सेम करना है डिनोमिनेटर, तो क्या करें, यहां पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या जाएगा बच्चों, -1/v विल बी -3/30 -2/30। तो बच्चों यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, यहां पर कॉमन आ जाने वाला है अपना 30 और ये हो जाएगा -3 एंड -2। सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v विल बी 30/-3 और ये माइनस में है इधर। तो यहां पर आपको पता है यहां पर क्या हो जाने वाला है, -v -30/5, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और बच्चों यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा +6। प्लस क्या बताता है बच्चों, प्लस हमें ये बताता है कि राइट साइड में है, मिरर से राइट साइड में है या पोल से राइट साइड में बनी है अपनी इमेज। तो इसका मतलब जो इमेज बनी है वो बनी है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर में बनी है, बनी है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां कहीं इमेज लाई कर रही होगी, यहां कहीं, ठीक है, पीछे की तरफ, है ना, क्योंकि हमें पता है फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F के बीच में लाई कर रही होगी अपनी इमेज। तो यहां पर ये आ जाएगा हमारा आंसर, v विल बी +6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट बच्चों आप ये अटेम्प्ट कर सकते थे, ऑप्शन है आपके पास। अ मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें पता है ऐसा कौन सा मिरर है बच्चों जो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमने एक ट्रिक पढ़ी हुई है जिसका नाम है देव। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनाने वाला मिरर है और हमसे पूछा गया है टाइप ऑफ मिरर कौन सा होगा। तो नेम अगर मिरर का पूछा गया है तो आंसर विल बी कॉन्वेक्स मिरर। और अगर आपसे नेचर पूछी गई है मिरर की, कैसा मिरर होता है बच्चों, ये होता है अपना डाइवर्जिंग मिरर। तो आप कुछ भी आंसर यहां पर लिख सकते हैं, आप डाइवर्जिंग मिरर भी लिख सकते हैं और आप कॉन्वेक्स मिरर भी आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का बच्चों पूछा गया है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। आपको इमेज फॉर्मेशन बताना है रे डायग्राम बनाकर कि जब डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है। एक्चुअली बच्चों हमें पता है ये बात कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके फ्रंट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं इंफिनिटी पर, तो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर एट पॉइंट प्रिंसिपल फोकस ऑन द, कहां बच्चों, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कैपिटल F, है ना। लेकिन बच्चों यहां पर आपसे पूछा गया है डिमिनिश्ड के बारे में। जो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होता है, जो इमेज प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F पर बनती है, वो हाईली डिमिनिश्ड होती है, ठीक है, पॉइंट साइज्ड होती है। लेकिन यहां से आपसे दूसरा केस पूछा गया है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होती है बच्चों, यहां पर आपको पता है अगर हमें डिमिनिश्ड इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल। देखिए यहां पर वही केस है, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर बच्चों और ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहीं बिटवीन इंफिनिटी, ये है पोल, यहाँ ये है आपका AB ऑब्जेक्ट, ठीक है, AB क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यहां पर कोई भी 2 रूल्स लेकर बच्चों आप इमेज को बना सकते हैं। देखिए क्या रूल्स लिए हैं यहाँ पर। पहला रूल ये लिया है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर कैपिटल F, है ना। यहां से ऐसा अपीयर होता है कि देखिए रे डाइवर्ज हो रही है। दूसरा रूल कौन सा लिया है बच्चों,
दूसरा रूल यहां पर लिया गया है कि अगर हम किसी रे को इंसिडेंट करवाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी के ऊपर, तो वो रे वहीं से वापस अपने पाथ को रिट्रेस करने वाली है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दो रूल्स यहां पर यूज किए हैं और हम ये देख रहे हैं कि दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है, वो यहां कहीं मीट कर रही है, वर्चुअल वर्ल्ड में मीट कर रही है। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो बन रही है बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? डिमिनिश्ड का मतलब होता है यहां पर ए डैश बी डैश जो है वो है अपनी डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब होता है इट इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर देखिए इतना बड़ा है, जो इमेज बनी है वो बनी है इतू सी, इसका मतलब यहां पर ये है डिमिनिश्ड इमेज। और वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो रही है, हम रेज जो है दे अपीयर्स टू बीट एट अ पॉइंट दिस हेयर। ठीक है, P और कैपिटल F के बीच में हम रेज को मान रहे हैं कि रेज मीट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से बन जाएगी आपकी ये रे डायग्राम। तो ये आपको बनाकर यहां पर एक्सप्लेन करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी है बच्चों अपनी, पढ़ लेते हैं। स्टडी द डाटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉन्केव मिरर्स। ओके, कॉन्केव मिरर्स दिए गए हैं ए बी एंड सी, 3 कॉन्केव मिरर्स यहां पर दिए गए हैं बच्चों ए बी एंड सी, और उनकी फोकल लेंथ आपको दी गई है ए बी सी एंड रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट। और बच्चों यहां पर आपको दिया गया है यू दिया गया है और यहां पर दिया गया है स्मॉल एफ जिसको बोल रहे हैं फोकल लेंथ। देखिए यहां पर एक बार एनालाइज कर लेते हैं इस पूरे डाटा को जो हमें दिया गया है, ताकि हमारे लिए आंसर को सॉल्व करना आसान हो जाए। देखिए अगर यहां पर हम बात करते हैं, अगर किसी कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो यहां पर C क्या हो जाएगा बच्चों? C जो हो जाएगा अपना कैपिटल C विल बी 40 सेंटीमीटर। माइनस में आएगा बट माइनस अभी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन क्या है बच्चों? अगर 45 पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इसका मतलब यहां पर जो केस है वो है अपना बियॉन्ड C। कॉन्केव मिरर में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है फर्स्ट केस में, वो रखा गया है अपना कहां पर? बियॉन्ड C। अगर इसकी बात करते हैं बच्चों, यहां पर 15 सेंटीमीटर है इसकी फोकल लेंथ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट सी। ठीक है, यहां पर जो तीसरा हमारा सी कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट 20 बच्चों। इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन कैपिटल पी एंड एफ। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि डाटा में हमें दिया क्या गया है। बाकी हम इन सबकी इमेजेस को तो एनालाइज कर ही लेंगे, वो चीजें हमें पता है। देखिए पहला पार्ट पूछा गया है बच्चों यहां पर, इन विच वन ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें पता है जो फर्स्ट मिरर है ना, फर्स्ट मिरर में ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है? फर्स्ट जो मिरर है अपना उसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है और हम 20 सेंटीमीटर, और हमें यह पता है ऑब्जेक्ट को रखा गया है वहां पर बियॉन्ड सी। हमें पता है अगर बियॉन्ड सी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉन्केव मिरर के केस में बच्चों, जो अपनी इमेज बनती है बच्चों वो कहां बनती है? हमें पता है जो इमेज बनती है वो बनती है अपनी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज कैसी बनती है? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, है ना, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो यहां पर जो हमारा आंसर बनने वाला है, आपसे यही पूछा गया डिमिनिश्ड कौन सा मिरर बना रहा है, इसका मतलब आंसर विल बी मिरर ए, एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। है ना, हमें पता है ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, इसका मतलब इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। हमें यह पता है कॉन्केव मिरर के फ्रंट में अगर ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी पर, तो इमेज बनती है एट कैपिटल एफ। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो अपना मिरर के पास आता है, जो इमेज है वो मिरर से दूर जाती है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट आएगा मिरर के पास और इमेज जाने वाली है मिरर से दूर। ठीक है, ये पैटर्न हम देखते हैं यहां पर। अब आपसे पूछा गया है बच्चों, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। अब केस 2 हमें पता है, केस 2 में मैम जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो रखा गया है एट सी। तो अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखा जाता है बच्चों तो इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? इमेज रियल होती है, इमेज इन्वर्टेड होती है, जो मैग्निफिकेशन होता है वो -1 होता है, और सेम साइज की इमेज बनती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर एट सी होता है और जो इमेज बनती है बच्चों वो भी अपनी बनती है एट सी। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज है अपने सेकंड केस की। ठीक है, सेम साइज की इमेज बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बनने वाली है। ये सारी बातें हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपके पास ऑप्शन है
व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर सी। मिरर सी जो है वो किस टाइप की इमेज को बनाने वाला है। यहां पर हमें पता है कि मैम जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो रखा गया है बिटवीन कैपिटल एफ एंड पोल। तो यहां पर हमें पता है ये एक बहुत ही स्पेशल केस होता है कॉनकेव मिरर के केस में। यहां पर अपनी बनती है वर्चुअल इरेक्ट इमेज, और बच्चों ये जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज होती है ये होती है अपनी मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड। तो यहां पर वही सारी बातें आपसे पूछी गई हैं, आपको ध्यान रखना है। नेचर में लिखना होता है, नेचर का क्या मतलब होता है, अगर इमेज की नेचर पूछी गई है, मिरर की नेचर नहीं पूछी गई है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, इमेज की आपसे नेचर पूछी गई है तो इमेज की नेचर विल बी वर्चुअल इरेक्ट और आइदर इट विल बी रियल इन्वर्टेड। तो आपको देखना है कि कौन से केस की यहां पर बात हो रही है। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया साइज के बारे में। साइज का क्या मतलब होता है, साइज का मतलब होता है कि जो इमेज होती है वो सेम साइज की है, वो डिमिनिश्ड है, वो हाईली डिमिनिश्ड है, या फिर वो एनलार्ज्ड है, या फिर वो हाईली एनलार्ज्ड है, या फिर वो सेम साइज की है एज द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जब साइज की बात करते हैं बच्चों तो हम ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एट सी बच्चों हमसे पूछा गया है, लेकिन अभी बिटवीन एफ एंड पी के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो बनने वाली है एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड। और आपसे इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया कि रे डायग्राम बनाकर अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम बच्चों, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। देखिए ये है अपना बच्चों कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो केव बना रहा है, वो गुफा बना रहा है इस तरीके, है ना, अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ, ये होता है कॉनकेव मिरर। अब देखिए ये है यहाँ पर पोल, ये है यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ, और ऑब्जेक्ट है अपना ए बी। ए बी क्या है बच्चों, ए बी है अपना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बिटवीन कैपिटल पी एंड कैपिटल एफ रखा गया है। तो यहां पर हमने दो रूल्स लिए हैं। कौन सा रूल लिया है, रूल नंबर 1 लिया है कि अगर कोई रे ऑब्जेक्ट से निकलकर मिरर के ऊपर ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है एट पोल, तो वो वहां से बाउंस बैक होने वाली है, मेकिंग एंगल आई इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो यहां पर ये एंगल बराबर होगा और ये रे इस तरीके से चले जाने वाली है। दूसरा रूल क्या लिया है बच्चों, दूसरा रूल लिया है हमने कि इस तरीके से कोई रे है जो अपीयर्स टू, कहां से निकल रही है, ऐसे अज्यूम करते हैं कि वो वैसे ऑब्जेक्ट से ही निकल रही है, बट ये ऐसे जाती है इस तरीके से कि अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं रे को, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाने वाली है, पास होने वाली है बाउंस बैक होने के बाद। तो यहां पर अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाती है। तो ये दो रूल्स हमने यहां पर ले लिए हैं। लेकिन फिर हमने बच्चों यहां पर क्या नोटिस किया है कि यहां पर जो इमेज है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती, रियल इन्वर्टेड इमेज यहां पर नहीं बनती है। इसलिए रेज को पीछे 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 एक्सटेंड करके बच्चों हमने क्या किया है, यहां पर जो इमेज बनती है वो बनी है अपनी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड यहां पर आप देख सकते हैं, ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, और जो रेज है वो अपीयर्स टू मीट है, अपीयर्स टू मीट, ठीक है। तो यहां पर ए डैश बी डैश विल बी द इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी लेबलिंग करके बच्चों आपको यहाँ पर रे डायग्राम बना देना है। तो ये हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें आपके पास ऑप्शन था कि आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको रे डायग्राम नहीं आता तो आप इसको कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। हमें पता है वैसे ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है बच्चों, लेफ्ट साइड में। तो यहां पर आ जाएगा अपना -18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। ये है अपना कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के पोल से जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो रखा गया है 18 सेंटीमीटर पर। अब आपको जो फोकल लेंथ दी गई है बच्चों वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। हमें पता है कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि पोल से जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो होता है अपना लेफ्ट साइड पर। तो ये दो बातें हमें पता है। यहां पर हमें सॉल्व करना है बच्चों पोजीशन ऑफ इमेज। यहां पर भी इस क्वेश्चन में भी हमें सॉल्व करना है वी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो क्या फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, यहां पर भी हम यूज करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। बच्चों एग्जाम में आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो हाफ या 1 मार्क्स आपका कट जाने वाला है वहां पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा -12, 1/v हमें यहां पर सॉल्व करना है, और ये हो जाएगा -18, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 1/v को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस, यहां पर हो जाएगा -1/18, और ये वाला माइनस जो है इधर आकर हो जाएगा अपना प्लस, ठीक है। तो यहां पर क्या कर लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेते हैं। तो यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो यहां पर अपना जो कॉमन आ जाने वाला है वो आ जाने वाला है 36, यहां पर -2, यहां पर अपना आ जाएगा +3, और ये हो जाएगा -1/4।
v। तो यहां पर v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, v आ जाने वाला है या माइनस v अपना आ जाने वाला है 36/1। तो v विल बी -36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो इमेज बन रहा है बच्चों कहां बन रहा है, वो बन रहा है आपका लेफ्ट साइड में ही जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर ठीक हो सकता है। यहां पर बच्चों देखिए क्या है, आप क्वेश्चन में ये भी पता कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, एक मिनट, लेट मी चूज द व्हाइट कलर। आपको पता है कि जो ये वाला डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ होता है, ये 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी का डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाने वाला है अपना 24, डबल होता है। और आपको पता है ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो रखा गया है 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन में केस है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो रखा गया है बिटवीन सी एंड एफ। और बच्चों हमें ये बात पता है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा होता है बिटवीन सी एंड एफ तो हमारी इमेज कहां बनती है, तो हमारी इमेज बनती है बियॉन्ड सी, है ना। यहां पर इमेज कहां बनती है बच्चों, इस केस में इमेज जो बनती है वो बनती है अपनी बियॉन्ड सी। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बियॉन्ड सी ही इमेज बनी है, क्योंकि सी तो 24 सेंटीमीटर है यहां से पोल से, और इमेज बन रही है हमारी कितने पे बच्चों 36 पे। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में ही बनती है। हमें पता है यहां पर इमेज की नेचर कैसी होती है, इमेज जो होती है वो होती है अपनी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड एंड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप अपना पूरा सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है नहीं। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर ये आंसर दिया गया है -36 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। देखिए नेक्स्ट केस स्टडी है, होल्ड अ कॉन्केव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। ओके, ये हमें पता है हमारी एक्टिविटी है, बुक में दी हुई है। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू द व्हाइट कार्डबोर्ड हेल्ड क्लोज टू द मिरर। व्हाइट कार्डबोर्ड की बात कर रहा है बच्चों, स्क्रीन की बात यहां पर हो रही है। इसका मतलब जो इमेज यहां पर डिस्कस होने वाली है वो होपफुली रियल एंड इन्वर्टेड की बात होने वाली है। ठीक है, move the cardboard back and forth gradually until you find a bright sharp spot of the light on the board. Okay, this spot of light is the image of the sun on the sheet of the paper which is termed as principal focus of the concave mirror. Okay, ये बात हमें पता है कि जब हम concave mirror को इस तरीके से सन के फ्रंट में होल्ड करते हैं बच्चों, इस तरीके से यहां से आ रही है इस तरीके से सन रेज जो कि है अपनी पैरेलल, और ये है अपना concave mirror। तो concave mirror एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉन्केव मिरर जो है वो होता है अपना कन्वर्जिंग मिरर। ये सारी की सारी पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है एट अ सिंगल पॉइंट जो प्रेजेंट होता है अपना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एफ या फिर अपना प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये अपनी केस स्टडी है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं आपसे। यहां पर बच्चों पूछा गया है कि दो एप्लीकेशंस बताइए कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, सोलर फर्नेस में यूज होता है, व्हीकल्स, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट्स, सभी में अपना कॉन्केव मिरर यूज होता है। तो आप कोई भी दो एप्लीकेशंस यहां पर लिख सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज। हाँ जी बच्चों, हमें पता है नेगेटिव में होती है फोकल लेंथ, तो ये बेसिकली फोकल लेंथ ही है। पोल और जो अपना प्रिंसिपल फोकस एफ होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहां पर कॉन्केव मिरर की बात की गई है, इसलिए यहां पर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। और आपसे देखिए ये पिछली केस स्टडी में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, आपको सॉल्व करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारा 2f, डबल द फोकल लेंथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, यहां पर जो हमारा बच्चों आंसर बन जाने वाला है, आंसर विल बी 2 into -15, दैट विल बी -30 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये बन जाने वाला है अपना आंसर। फॉर्मूला लिख के आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पार्ट में आपके पास ऑप्शन है बच्चों। एक पार्ट ये है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज formed when an object is placed between pole and focus of the concave mirror। अभी हमने ड्रॉ किया था बच्चों पिछले क्वेश्चन में भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये कई बार गलत हो जाता है बनाने में। हम लोग भूल जाते हैं कि ये वो स्पेशल केस है कॉन्केव मिरर का जिसमें बनने वाली है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया, देखिए अगर पोल और प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, अपना ऑब्जेक्ट है ए बी, तो हमें ये बताना है कैसी इमेज बनने वाली है। तो इमेज कैसी बनने वाली है बच्चों, जो यहां पर इमेज बनेगी वो बनने वाली है बिहाइंड द मिरर, और जो नेचर होने वाली है वो होने वाली है अपनी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो यहां पर कोई भी दो रूल लेके हम अपनी डायग्राम को या रे डायग्राम को बना सकते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, यहां पर मैग्नीफाइड इमेज है, कैसे पता है बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर ये है अपना ऑब्जेक्ट ए बी,
है ना, ये इसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की, लेकिन आप इमेज की हाइट देखिए, यहाँ पर इमेज जो है वो बड़ी है, दिस इज हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो है वो ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर है मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, चलिए आप दूसरे पार्ट में आपको न्यूमेरिकल दिया गया है बच्चों, आपके पास ऑप्शन है, आप या तो रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते थे, आप या इस पार्ट को कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो है अपना 10 सेंटीमीटर। हमें पता है जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है इट विल बी इन प्लस, क्यों बच्चों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को जनरली हम लोग रखते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन इरेक्ट कंडीशन। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है बच्चों उसको रखा गया है 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में 100 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट विल बी u इज इक्वल्स टू माइनस 100 सेंटीमीटर्स। आपको आगे क्वेश्चन में दिया गया है इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, अगर यहां पर अपनी जो इमेज है वो भी सेम पॉइंट पर बनती है जिधर है बच्चों अपना ऑब्जेक्ट। देखिए कौन सा केस है, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर ये कॉनकेव मिरर है बच्चों। कॉनकेव मिरर में ऐसा कब होता है कि जो इमेज होती है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों सेम पॉइंट पर होते हैं, इसका मतलब इमेज भी मैम बन रही होगी यहां पर माइनस 100 सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि हमें एक बात पता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता है एट सी तो इमेज भी बनती है एट सी। तो वही वाला केस है बच्चों, यही आपको यहां पर दिया गया है हिंट, है ना। आपको फोकल लेंथ ऑफ मिरर सॉल्व करना है और आपको मैग्निफिकेशन बताना है विद साइन। ठीक है, एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आता है, बहुत बच्चे गलत भी करके आते हैं। देखिए यहां पर अगर हम लॉजिकली सोचें तो हमने इस चीज को फाइंड आउट कर लिया है कि ऐसा पॉसिबल है एट सी वाले केस में। और बच्चों हमें यह भी पता है कि पोल से अगर हम सी की बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर सी, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है अपना ट्वाइस द फोकल लेंथ, आर होता है ना ये। तो आर क्या होता है, आर विल बी 2f। तो यहां पर बच्चों अगर हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं वो सी है। यहां पर आपको क्या दिया गया है, यहां आपको दिया गया है वो है माइनस 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों यहां पर जो f हो जाने वाला है, f कितना हो जाएगा यहाँ पर, f हो जाएगा यहां पर माइनस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लॉजिकली। वैसे आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यूजिंग मिरर फॉर्मूला से भी यहां पर वैल्यूज पुट करके अगर आंसर निकालेंगे बच्चों, आपका यहां पर इस फॉर्मूले से भी जो आंसर है वो आने वाला है माइनस 50 सेंटीमीटर। लेकिन इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी है, अगर हम लॉजिकली सोच सकते हैं तो हम यहां पर रीजन देकर यहां पर इस चीज को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे मैग्निफिकेशन पूछी गई है। मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो, या फिर मैम माइनस यू अपॉन वी। तो हम दूसरे वाला यूज कर लेते हैं, हम इसको यूज करके यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया गया है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज को सॉल्व करना पड़ेगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर हम इसको यूज कर लें। वी और यू दोनों दिए गए हैं हमें। वी होता है इमेज डिस्टेंस और यू होता है बच्चों हमारा इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी इज इमेज डिस्टेंस एंड यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस तो आएगा ही क्योंकि फॉर्मूले में है। और v कितना है बच्चों, v है अपना माइनस 100 और u भी है अपना माइनस 100। माइनस 100 से माइनस 100 कैंसिल आउट, आंसर विल बी -1। और आंसर बिल्कुल सही है। क्यों बच्चों? क्योंकि मैग्निफिकेशन -1 हमें क्या बताता है, मैग्निफिकेशन -1 का मतलब है 1 बताता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, और नेगेटिव साइन यहां पर मैग्निफिकेशन का बताता है कि इमेज जो है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमें यह भी बात पता है जब ऑब्जेक्ट एट सी होता है जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, और यहां पर हाइट ऑफ इमेज जो है वो बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है बच्चों, तो लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप मिरर फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। ठीक है, आपको रीजन देना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एट सी है तभी इमेज एट सी बनती है। वो सारा लॉजिक देके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, ये आंसर दिया गया, देखिए पूरा ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपके पास ऑल्टरनेट आंसर ये, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। कई बार बच्चों को लगता है कि कहीं मार्क्स ना कट जाए एग्जाम में अगर इसको मिरर फॉर्मूला लगाकर सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं कटेंगे मार्क्स। ऑल्टरनेट आंसर जो है आंसर की में आपकी जो सीबीएसई की आंसर की होती है उसमें ऑल्टरनेट आंसर में ये भी दिया गया कि आप इस तरीके से लॉजिकली भी बता के रीजन बताकर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ गया बच्चों मैग्निफिकेशन। यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, माइनस में नहीं लेते, है ना। जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं खुद से तो माइनस
v इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर ना लेके हम लोग उसको प्लस ले लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि इमेज भी उसी साइड पर है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी है बच्चों, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी. Optical density has a definite connotation. It is not the same as mass density. On comparing two media, the one with the large refractive index is optically denser medium than the other. The other medium with the lower refractive index is optically rarer. That we know. ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है बच्चों वो होता है अपना ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. Also, the speed of light through the given medium is inversely proportional to the optical density. क्या पता है बच्चों, स्नेल्स लॉ हमें ये बताता है sin I upon sin R is equal to refractive index of 2 upon 1. और जब हम इस refractive index के रिलेशन निकालते हैं स्पीड के साथ, तो स्पीड का यहां पर होता है इनवर्स रिलेशन. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर आता है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 नीचे आ जाता है, ठीक है. तो ये बात हमें क्लियर है यहाँ पर. चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमिन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. आपको डायमंड के अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट को सॉल्व करना है. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जो दिया गया है वो दिया गया है आपको 4.2.42 और यहां पर जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है बच्चों वो आपको दी गई है कितनी, वो आपको दी गई है 3 × 10⁸. देखिए अब पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्या मतलब है. देखिए यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू आपको डायमंड वैक्यूम दिया गया है, इसका हम स्पीड के साथ रिलेशन जानते हैं. स्पीड के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है रिवर्स रिलेशन. इसका मतलब यहां पर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो होगी उसको हम डिवाइड कर देने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड से, तो हमारे पास वो चीज बराबर हो जाने वाली है 2.42 के. और अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से. देखिए इसका मतलब 2.42 विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होगी बच्चों 3 × 10⁸. तो हम यहां पर सॉल्व कर पाएंगे अपना स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड को अगर मैं यहां पर लिख देती हूं VD, तो VD कितना हो जाएगा बच्चों, VD विल बी 3 × 10⁸ divided by 2.42 and the answer will be come out to be 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा. तो यहां पर ये हो गया है आपका आंसर. बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैम हमें किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो इसका मतलब ये होता है ND/NV. क्या है बच्चों, ND/NV का मतलब है N रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और D का मतलब है, ये इसके सबस्क्रिप्ट में है, D का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड और डिवाइडेड बाय का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम. तो ये जो रेशो है ये आपको आंसर में गिवन है और आपको ये भी आंसर में गिवन है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है. तो आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के. ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स 3 मार्क्स के स्टडी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास, वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर गिवन दिस. तो हम लिख लेते हैं, पहले जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको लिख लेते हैं. देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N से रिप्रेजेंट करते हैं. G का मतलब है यहां पर ग्लास, वो दिया हुआ है 1.5. यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की अगर बात करते हैं बच्चों वो है 1.33. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड की बात करते हैं बच्चों दैट इज गिवन 1.62 respectively. If a ray of light is incident in these media at the same angle, okay, then write the increasing order of angle of refraction. देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको ये बोला गया है इन सभी के केसेस में जो एंगल आई है आपका, जब इस मीडिया में हम रे को इंसिडेंट कर रहे हैं तो एंगल आई जो है वो तीनों के लिए बराबर है. लेकिन बच्चों यहां पर आपको ये बोला गया है कि दूसरे मीडियम में जब रे एंटर कर रही है, मान लीजिए ग्लास में एंटर कर रही है, फिर वाटर में एंटर कर रही है और फिर कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम में एंटर कर रही है, तो यहां पर ये नॉर्मल हो जाएगा. और हमें पता है यहां पर ये हो जाएगा अपना मीडियम 1 जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो सभी के सभी केसेस में बराबर है. लेकिन जो मीडियम 2 है उसमें आपको बताना है कि एंगल आर किसमें ज्यादा होने वाला है. देखिए अगर हम यहां पर ध्यान से एनालाइज करें बच्चों तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है अपना कार्बन डाइसल्फाइड का.
फिर उससे कम है ग्लास का, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों अपना किसका, 1.33 वाटर का। तो ये हो गई है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिलेशन आपस में। हमें पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है वो होता है रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है वो होता है डेंसर मीडियम। हमें यह भी पता है कि डेंसर मीडियम में जो है बच्चों, वो लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सबसे कम होती है। डेंसर मीडियम में हम ऐसा मानते हैं, हमने ऐसे याद किया हुआ है इसको, कि उसमें पत्थर भरे हुए हैं, और जहां पर पत्थर भरे होते हैं वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। रेयर मीडियम एक मक्खन रास्ता है, उस पर स्पीड जो है, लाइट जो है वो भागी भी चली जाती है। इस तरीके से हमने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने इसके लेक्चर्स में बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है आपको किसी भी टॉपिक में, तो आप इस चैप्टर का वन शॉट इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहां पर हमें पता है कि मैम अगर हम बात करते हैं डेंसर मीडियम की, डेंसर मीडियम में हमें पता है अगर हम तीनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो मैम सबसे कम जो है वो स्पीड की लाइट होने वाली है किसमें बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम में। इसका मतलब यहां पर एंगल आर जो है वो सबसे कम होने वाला है। यहां पर अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर एंगल आर जो है वो सबसे कम होगा बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लास का एंगल जो है अपना, वो थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा बट इससे कम, और इसमें बच्चों स्पीड की जो लाइट है वाटर में वो होने वाली है सबसे ज्यादा। इसका मतलब अगर इसको बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2 और इसको बोल देते हैं बच्चों R3, तो क्या हो जाएगा रिलेशन, रिलेशन विल बी रिवर्स। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एंगल R जो है वो सबसे ज्यादा होने वाला है वाटर, उसके बाद उससे कम होने वाला है ग्लास, और सबसे ही कम एंगल आर जो है वो अपना हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड के केस में। ठीक है, तो ये रिलेशन हो जाएगी। कैसे सॉल्व किया है बच्चों, मैम पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा है, फिर हमने ये देखा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो होने वाली है कम। अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होगी तो इसका मतलब है जो एंगल आर है वो भी कम होने वाला है। क्यों, क्योंकि रे जो है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और यहां पर इस केस में बच्चों जो यहां पर इंसिडेंट रे है वो एंगल बनाती है थीटा। सभी के सभी केसेस में जो इंसिडेंट एंगल है वो थीटा है, बट ये वाला एंगल जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 raised to the power 8 and the speed of light in water is 2.25 into 10 raised to the power 8 meter per second. Which of the two is optically denser? हमें पता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जो स्पीड की लाइट होती है वो कम होती है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आंसर विल बी ग्लास। तो ग्लास है, रीजन क्या देंगे, रीजन ये देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर आप बता सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो कोई भी रीजन देकर आप बता सकते हैं। आपको पता है डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है कम। तो कुछ भी रीजन दे दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रीजन दे दीजिए या फिर स्पीड का रीजन दे दीजिए। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द वाटर ग्लास इंटरफेस। ये है आपका मान लीजिए वाटर और ये है बच्चों आपका ग्लास। इस इंटरफेस पर जो लाइट को हमने इंसिडेंट किया वो किया है नॉर्मली। ठीक है, when it enters a thick glass container filled with water. Okay, चलिए कोई बात नहीं है ना, ये ग्लास का कंटेनर है filled with water. What will happen to the path of the ray after entering the glass? क्या होगा जब ये लाइट रे जो है वो ग्लास के अंदर एंटर करने वाली है? क्या होने वाला है बच्चों, हमें पता है कि मैम यहाँ पर तो जो अपना एंगल आई है वो तो 0 हो गया, क्योंकि जो अपना नॉर्मल है वो भी यहीं पर होगा। नॉर्मल क्या होता है बच्चों, नॉर्मल वो होता है परपेंडिकुलर टू इंटरफेस। ये अगर इंटरफेस है मैम, इसके परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे वो होगा हमारा नॉर्मल। तो हम ये देखते थे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था वो तो मैम एंगल होता था इंसिडेंट रे का विद नॉर्मल। तो यहां पर तो जो इंसिडेंट रे है वही नॉर्मली आ रही है। इसका मतलब एंगल आई विल बी 0 एंड एंगल आर विल आल्सो बी 0। इसका मतलब यहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लाइट विल एंटर फ्रॉम वाटर टू ग्लास विदाउट बेंडिंग, इट विल गो स्ट्रेट like this. This is what, this is your refracted ray. तो refracted ray जो है, incident ray जो है वो सीधी की सीधी पास हो जाने वाली है without any deviation। तो यहां पर there is no refraction seen, no refraction seen। ठीक है, no refraction is seen। तो ये केस इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी इंटरफेस के ऊपर नॉर्मली रे को इंसिडेंट करते हैं तो वहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, कोई डेविएशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर। बच्चों आपको यहां पर क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर दिया हुआ है 4/3
एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ बच्चों ग्लास आपको दिया हुआ है 3/2 और आपको ये बोला गया है जो स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास में वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको सॉल्व करना है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। तो वेरी सिंपल, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हमें पता है कि मैम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और मैम इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें कैसे पता है बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि मैम जब किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है इसका मतलब वो है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर वो है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहां पर वैक्यूम ले लेते हैं, इसका मतलब यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है बच्चों, यहां पर दिया हुआ है 3/2 और हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है। इसको मैं v ले लेती हूं और ये है अपना स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ बच्चों 8। तो v की वैल्यू विल क्या बच्चों, v की वैल्यू विल बी 2 × 10⁸ 8 × 2/3। नो, I have done something wrong here. Okay, I have reversed the values. Okay, wait. तो यहाँ पर 2 × 10⁸ से मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये 2 आ जाएगा मेरे डिवीजन में। तो यहाँ पर 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट एयर में या वैक्यूम में कितनी होती है, इतनी होती है, हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको पूछा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बच्चों सेकंड पार्ट में। ये हो गया है अपना यहाँ से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम बच्चों वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या तो सी ले लेते हैं या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ले लेते हैं या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन में सॉल्व भी कर लिया है। और हम निकाल लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू दी गई है वो दी गई है 4/3। ये वैल्यू हमें पता चल गई है। वैक्यूम में जो स्पीड की लाइट है वो है 3 × 10⁸ और VW हम लोग सॉल्व कर लेंगे। VW का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 3 × 10⁸ तो यहां पर आंसर आ जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों तो आंसर विल बी समथिंग 2.2 समथिंग, है ना, 5। तो ये आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये आंसर की दी गई है इसकी, देखिए यहाँ पर पहले पार्ट का आंसर आ गया कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और दूसरे पार्ट का जो आंसर आ गया वो आ गया अपना 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट आपका तरीका ठीक होना चाहिए, आपने सब कुछ एक्सप्लेन करना है बच्चों। जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो उस फॉर्मूले का क्या मतलब है, क्यों आपने ऊपर स्पीड ऑफ लाइट को रखा है, क्या ये प्रॉपरली आपको सब कुछ देखना होता है, ठीक है। तो दिस विल बी आंसर फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट केस स्टडी है बच्चों, many optical instruments consist of number of lenses. They are combined to increase the magnification and sharpness of the image. The net power P of the lenses is placed in contact is given by algebraic sum of powers of the individual lenses P1, P2 and P3। देखिए जब हम लेंसेज को कॉम्बिनेशन में लगाते हैं बच्चों, जो हमारी नेट पावर निकल कर आती है लेंसेज की वो हम ऐड कर देते हैं P1 + P2 + P3। ये आपको दिया गया है। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द पावर ऑफ लेंसेज, widely used to design lens system of cameras, microscopes, telescopes. These lens systems can have a combination of convex lenses and also concave lenses। तो ये हमारी केस स्टडी दी गई है, इसको देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। देखिए आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेचर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 + 4D एंड कॉन्केव लेंस। देखिए आपको ये दिया गया है कि दो लेंसेज, एक कॉन्केव लेंस है आपकी और एक है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। इस तरीके से इसकी पावर है +4D और इसकी जो पावर है वो है -2D। ये दोनों इस तरीके से कॉम्बिनेशन में है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो इनकी नेट पावर होगी वो क्या होगी। हम अभी पढ़कर आए हैं बच्चों, हमें पता है मैम पावर होगी P1 + P2। एक की पावर हो जाएगी +4, दूसरे की पावर हो जाएगी -2। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आंसर आएगा, नेट आंसर आने वाला है वो आने वाला है प्लस में। तो प्लस का मतलब ये है यहाँ पर जो ये सिस्टम है वो हो जाएगा कन्वर्जेंट, ठीक है। इसका मतलब नेट क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस बन गई जो कॉम्बिनेशन है। फिर दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है बच्चों कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर इतना। हमें पता है पावर इन डायोप्टर जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का इन मीटर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फोकल लेंथ इन मीटर सॉल्व करनी है बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/ पावर इन डायोप्टर। और पावर कितनी दी गई है, पावर दी गई है -2.5
डायोप्टर। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर जो बन जाने वाला है वो बन जाएगा अपना बच्चों कितना, वो बन जाएगा -0.4 मीटर्स। ठीक है, और इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब मीटर में आंसर देना या सेंटीमीटर में वो देख लेना, है ना। माइनस यहाँ पर आ जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपकी पावर भी माइनस में है और जो आपकी फोकल लेंथ होगी वो भी माइनस में ही आने वाली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है बच्चों, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर पोजीशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर। पावर दी गई है और आपको ये दिया गया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से -20 सेंटीमीटर पर रखा जाए और पावर इतनी दी गई है उस लेंस की, तो बताइए क्या होगा। रे डायग्राम बताना है, ठीक है। चलिए पावर से फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। जो पावर कितनी दी गई है, पावर दी गई है अपनी +0.1 डायोप्टर। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ अपनी आएगी वो आएगी रेसिप्रोकल ऑफ पावर इन डायोप्टर। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाने वाला है वो बन जाएगा 10 मीटर्स। तो फोकल लेंथ आ गई है अपनी 10 मीटर्स, लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। इसका मतलब अगर यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब बच्चों इसकी जो फोकल लेंथ है लेंस की वो है अपनी 1000। ये वाला जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रिंसिपल फोकस f1 का डिस्टेंस है वो है 1000, या ऑप्टिकल सेंटर से f2 का जो डिस्टेंस है वो है अपना 1000 सेंटीमीटर्स। और ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों ये कौन सा केस है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपसे रे डायग्राम पूछा गया है, जो आपसे सारी डिटेल्स पूछी गई है इमेज की, वो पूछी गई है कि जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1। ये हमें पता है बहुत ही स्पेशल केस होता है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है वो वेरी नियर टू द लेंस रखा गया है, यहां पर बनती है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज एंड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर ये रे डायग्राम पूछा गया है। देखिए क्या हो गया है, यहां पर कोई भी दो रूल्स ले लेते हैं। पहला रूल लिया है, अगर कोई रे पैरेलली इंसिडेंट करवाते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर बच्चों, तो वो जाने वाली है प्रिंसिपल फोकस F2 से। ये पहला रूल हो गया है। दूसरा रूल है, अगर कोई रे इंसिडेंट करवाते हैं बच्चों ऑप्टिकल सेंटर O पे, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो जाने वाली है सीधी की सीधी विदाउट एनी डेविएशन। लेकिन बच्चों जब हम स्क्रीन को इधर उधर घुमाते हैं तो हमें यहाँ पर नो इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, नो इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। यहाँ पर स्क्रीन पर कोई भी इमेज हमें ऑब्टेन नहीं होती है, इसीलिए हम इन रेज को पीछे 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 एक्सटेंड करके बच्चों क्या करते हैं, पीछे पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पर रेज मीट करती हैं और ये हो जाती है अपनी इमेज। तो यहाँ पर A' B' विल बी द इमेज। और देखिए इमेज जो है वो काफी बड़ी बनी है, ये है इमेज की हाइट। इमेज की हाइट ज्यादा है ऑब्जेक्ट की हाइट से। ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पर है सिर्फ इतनी सी। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज बनती है और यहाँ पर रे अपीयर्स टू मीट है, हमने इनको मिलवाया है, इसलिए यहाँ पर है वर्चुअल इरेक्ट इमेज और यह है बियॉन्ड C1 बच्चों, बियॉन्ड C1। तो ये सारा कुछ आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पावर दी गई है, फोकल लेंथ सॉल्व कर लीजिए। फोकल लेंथ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है तो सीधा रेट बतानी थी। तो अगर यहाँ पर लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, नेचर कैसी है, नेचर इज वर्चुअल इरेक्ट, पोजीशन क्या है बियॉन्ड C1 और साइज क्या है बच्चों मैग्नीफाइड इमेज का। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी थी। नेक्स्ट पार्ट था बच्चों इसी क्वेश्चन का, ऑप्शन था इसमें आपके पास, हाउ इज अ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कैसे बनती है अभी पढ़ चुके हैं बच्चों, कैसे बनती है। जनरली जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं कहां बच्चों, ऑब्जेक्ट को जब हम रखने वाले हैं ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1 के बीच में, तो हमें मिलती है ये वाली इमेज। तो आपसे पूछा गया है जो वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में वो कैसे अलग होती है कॉन्केव लेंस की वर्चुअल इमेज से। हमें पता है कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनती है वो बनती है बच्चों कैसी, डिमिनिश्ड, और कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो बनती है मैग्नीफाइड। कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम हमने अभी देख लिया है, और कॉन्केव लेंस में हमें पता है उसी साइड पर बनती है इमेज जिस साइड होता है अपना ऑब्जेक्ट, लेकिन छोटी बनती है हमेशा। ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशंस डू अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस फॉर्म द वर्चुअल इमेज। हमें पता है अगर बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की बच्चों, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1 ऑब्जेक्ट होना चाहिए,
लेकिन अगर बात करते हैं हम अपनी कॉन्केव लेंस की, तो वहां पर कहीं भी रख दीजिए, इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो हमें डिमिनिश्ड इमेज ही मिलने वाली है, और वो हमेशा होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट यहां पर, अगर कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही पोजीशन है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड एफ, जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। लेकिन अगर कॉन्केव लेंस की बात करते हैं उसमें तो हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। लेकिन अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो बनेगी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। लेकिन यहां पर डिमिनिश की बात कर रहे हैं, हाईली डिमिनिश की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड इन्फिनिटी। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट केस स्टडी है बच्चों, a student took 3 concave mirrors of different focal lengths and performed the experiment to see the image formation by placing an object at different distances with these mirrors as shown in the diagram in the following table। टेबल में क्या दिया गया है, देखिए यहां पर भी वही सेम क्वेश्चन है। देखिए 2024 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया बच्चों, और 2023 में भी इसी टाइप का एक केस स्टडी आया है आपका। देखिए यहां पर अगर फोकल लेंथ 20 है तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी बच्चों ऑब्जेक्ट की, ये हो जाएगा केस बियॉन्ड सी वाला। यहां पर ये हो जाएगा एट सी वाला केस, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर बच्चों बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, वही वाला सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। आपसे पूछा गया है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 1। केस 1 में जो अपना ऑब्जेक्ट है वो है बियॉन्ड सी, तो यहां पर कैसी इमेज बनेगी, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बच्चों। ठीक है, कहां बनती है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी तो जो इमेज बनती है वो बनती है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ये हमें पता है। ओके नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इन विच वन ऑफ द केसेस गिवन इन द टेबल द मिरर विल फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज। हमें पता है जब ऑब्जेक्ट होता है एट सी, इमेज भी बनती है एट सी, रियल इन्वर्टेड इमेज होती है बट ऑफ सेम साइज होती है, जो हाइट ऑफ इमेज होता है वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और यहां पर पोजीशन भी सेम होती है इमेज और ऑब्जेक्ट की। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आंसर हो जाएगा केस 2, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30, और 30 का मतलब है ये है पॉइंट अपना सी, मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले केस में जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है, रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। ये बातें हमें पता है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं बच्चों, कॉन्केव मिरर। गिव रीजन, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों एक डेंटिस्ट को हमारे टूथ की जो पिक्चर देखनी होती है उसको इमेज को एनलार्ज करके देखना होता है। तो हमें पता है कॉन्केव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट अपना रखा होता है कहां पर बच्चों, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, तो हमें मिलती है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो यहां पर इसीलिए डेंटिस्ट जो है उसको यूज कर रहे हैं कॉन्केव मिरर को, बिकॉज concave mirror forms erect and enlarged image when object is very close to mirror। ये वाले केस की बच्चों बात की गई है जिसका हमने अभी रे डायग्राम बनाया था। ये पोल है यहाँ पर, ये है फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं तो इस तरीके से पैरेलल वाली जो रे है ये वाली रे ऐसे चली जाएगी यहाँ पर, और जो पैरेलल वाली रे है बच्चों वो जाने वाली है अपनी प्रिंसिपल फोकस एफ से, लेकिन ये रेज कहीं आगे नहीं मीट करती हैं, तो ये रेज कहीं पीछे जाकर मीट करती हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो बनती है अपनी इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर डेंटिस्ट इसलिए कॉन्केव मिरर को यूज कर रहे हैं, इरेक्ट के साथ साथ आपको एनलार्ज इमेज मिल रही है अपने टूथ की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसी क्वेश्चन का, इसमें आपके पास ऑप्शन था, लुक एट द टेबल, आइडेंटिफाई द सिचुएशन, object distance and focal length which resembles the situation in which concave mirror are used as shaving mirrors। देखिए हमें पता है वही सेम बच्चों जो अभी डेंटिस्ट के लिए एक्सप्लेन किया है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रखा होगा बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस एफ तो हमें वही कॉन्सेप्ट होता है शेविंग मिरर का, क्योंकि शेविंग मिरर अगर कॉन्केव मिरर है बच्चों हमें अपने फेस की एनलार्ज्ड इमेज देखनी है ताकि हमारी जो शेविंग है वो इजीली हो जाए। तो यहां पर आपको रे डायग्राम बनाना है, ये रे डायग्राम हम बहुत बार बना चुके हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कितनी बार किस तरीके से घुमा फिरा कर इसी रे डायग्राम को पूछा गया है। तो शेविंग मिरर हो चाहे डेंटिस्ट का वाला मिरर हो वो सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ और पोल के बीच में, ये है ऑब्जेक्ट, और जो इमेज बनती है वो बनती है अपनी एनलार्ज्ड बिहाइंड द मिरर, और कैसी होती है, इरेक्ट है, और एनलार्ज इमेज बनती है हमारे फेस की। तो यहां पर ये वाला रे डायग्राम आपको बताना है, और आंसर है यहां पर केस 3। बच्चों क्वेश्चंस के पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपसे पूछा गया है देखिए विच रिजेंबल्स द सिचुएशन,
ठीक है, आपको सिचुएशन भी बतानी थी यहां पर। तो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स विल बी फॉर दिस केस 3 एंड नेक्स्ट मार्क्स विल बी फॉर दिस, 1 मार्क विल बी फॉर दिस रे डायग्राम। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी है बच्चों अपनी, अ सिंपल मैग्नीफायर और माइक्रोस्कोप इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। In order to use such a lens as a microscope, the lens is held near to the object to get an erect magnified virtual image of the object. However, this microscope has a maximum limiting magnification. For much larger magnification, we use a compound microscope in which 2 convex lenses are used, one compounding the effect of the other. एक जो है, एक लेंस जो है वो दूसरे लेंस के इम्पैक्ट को जो है वो एनहांस कर रहा है। द लेंस nearest to the object is called objective and forms real inverted and magnified image of the object. Okay, this image serves as the object for the second lens, the eyepiece lens, which functions essentially like a simple microscope or magnifier produces the final image. एक्चुअली बच्चों जो यहां पर सारी बातें कही गई हैं वो ये रे डायग्राम ये बताता है। ये रे डायग्राम आपको केस स्टडी में नहीं दिया गया था, ये मैंने आपके लिए इजीनेस के लिए लगाया ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए यहां पर 2 लेंसेज हैं, एक है अपना ऑब्जेक्टिव लेंस बच्चों और एक ये है अपना आईपीस लेंस। 2 लेंसेज है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहां पर जो अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर कहीं बच्चों लाई करने वाला है इसका प्रिंसिपल फोकस f1 और यहां कहीं होने वाला है 2f1। इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है अपना वो है अपना ए बी। ऑब्जेक्ट को रखा गया है ऑब्जेक्टिव लेंस के बिटवीन f1 एंड c1। हमें पता है जब कॉन्वेक्स लेंस के f1 और 2f1 या c1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो मैम जो इमेज बनती है वो अपनी बनती है कैसी बच्चों, ये जो इमेज बनी है देखिए ये यहां पर 2 रूल्स फॉलो करके जो इमेज बनी है वो बनी है रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। और हमें पता है ये इमेज कहां बनती है बच्चों, ये इमेज अपनी बनती है बियॉन्ड C2। ये बातें हमें पता है। अब देखिए जो दूसरा लेंस है यहां पर आईपीस लेंस, वो इस इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करता है, मतलब A dash B dash image which is formed by first lens, which is formed by objective lens, act as object for eyepiece lens। यही आपको केस स्टडी में दिया गया है। ये जो आईपीस वाला लेंस है इसके लिए ये वाली इमेज जो है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है और ये लेंस जो है आईपीस वाला इसकी इमेज बनाने वाला है इस तरीके से यहां पर बिटवीन f1 एंड c1। वो चेंज हो सकती है पोजीशन, ठीक है, लेकिन इमेज कैसी बन रही है बच्चों, इमेज बन रही है एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, उनमें हमें ये 2 लेंसेज यूज करके हम इमेज को क्या करते हैं, इमेज को हम बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर लेते हैं तो हमारी आंखों को दिखने वाली है ये वाली इमेज। और बच्चों हम इस इमेज को अच्छे से एनालाइज करें तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर है लेकिन जो फाइनल इमेज हमें मिली है वो इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्ट हमारा इरेक्ट है यहां पर और जो फाइनल इमेज हमें मिली है वो है अपनी बच्चों कैसी, वो है अपनी इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल ऑब्जेक्ट। तो ये है अपनी फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कौन सी है बच्चों, यहां पर A डैश डैश B डैश डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी फाइनल इमेज यहां पर। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस में आपको बोला गया है यू हैव अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन विच convex lens of focal length f is used as objective. Okay. What should be the distance of the object from the objective in terms of f? अभी बताया बच्चों ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, between f and 2f, या फिर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर होने वाला है वो होने वाला है हायर देन f, या फिर हम आंसर लिख सकते हैं between f and 2f। तो ऑब्जेक्ट को between f1 and 2c1 सॉरी f1 या 2f1 के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा आंसर। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइनल इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
तो हमें पता है जो हमारी फाइनल इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है, वो मैग्नीफाइड बनी है। अभी हमने देखा बहुत बड़ी इमेज बनी है, वर्चुअल बनी है, लेकिन बच्चों इट इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। देखिए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में है वो इन्वर्टेड। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a convex lens. An object is placed in front of a convex lens at a distance 2 times the focal length. इसका मतलब 2 times the focal length मतलब 2f पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। List 2 properties of the image formed and write the value of magnification produced by the lens using the new Cartesian sign convention. बच्चों पता है अगर 2f पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज बनती है राइट साइड में 2f पर, और इमेज हो जाएगी रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। हमें पता है अगर यहां पर अपना u जो है वो बराबर हो जाएगा v के, हाइट ऑफ इमेज भी बराबर होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ये बात हमें पता है। तो यहां पर रियल इन्वर्टेड इमेज ही बच्चों बनती है। दूसरी आपसे पूछा गया मैग्निफिकेशन का साइन। मैग्निफिकेशन बच्चों यहां पर हो जाएगी -1। कैसे? मैग्निफिकेशन जो होती है अगर लेंस की बात करते हैं तो मैम वो होती है माइनस या प्लस v अपॉन u। तो यहाँ पर v कितना है बच्चों, अगर v की बात करें तो v है यहाँ पर +2f, और बच्चों u क्या है यहाँ पर -2f। तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना -1। तो मैग्निफिकेशन इन केस में हो जाएगी बच्चों -1। ये बात ध्यान रखनी है। सॉल्व करके इसलिए बताया जा रहा है ताकि रट्टे ना लगाने पड़े, आप समझ जाएं कि कैसे हो रहा है सवाल। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस मोर देन 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो अपना ज्यादा है 2f से। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। ठीक है, कौन सा केस है यहां पर जो केस है वो है बियॉन्ड c। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड राइट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस यूजिंग ए। ठीक है बच्चों, हमें पता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो बिटवीन बियॉन्ड सी होता है तो जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो बनती है रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। लेकिन यहाँ पर डिमिनिश्ड इमेज होती है और रियल इन्वर्टेड होती है, तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो नेगेटिव में होगा क्योंकि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, और यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा <1 क्योंकि यहाँ पर है आपकी डिमिनिश्ड इमेज। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो होगा मैग्निफिकेशन विल बी -1। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। नेगेटिव होने वाली है और आपकी 1 से कम होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी है बच्चों, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट which consists of 2 lenses L1 and L2. The L1 lens L1 is called objective, forms a real inverted and magnified image of the given object. This serves as the object for the second lens L2, the eyepiece. ये हमने अभी डिस्कस किया है बच्चों। देखिए कितनी बार ये केस स्टडी रिपीट हो रही है सेम, इसलिए मैंने डायग्राम बनाकर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। उसको आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। The eyepiece functions like a simple microscope or magnifier. It produces the final image which is inverted with respect to the original object and enlarged and virtual. क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं what type of lenses must be L1 and L2। हमें पता है दोनों होने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि जो अपना कॉन्वेक्स लेंस होता है वही बनाता है मैग्नीफाइड इमेज। तो हमें यहाँ पर चीजों को मैग्नीफाइड ही तो करना है बच्चों, यहाँ पर चीजों को डिमिनिश थोड़ी करना है, इसलिए दोनों में मैग्निफिकेशन हम हाई रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों लेंस होने वाले हैं कॉन्वेक्स। आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L1। हमें पता है L1 ने कैसी इमेज बनाई थी बच्चों, L1 ने जो इमेज बनाई थी वो थी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। इसका मतलब यहां पर जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इमेज फॉर्म्ड बाय L2। L2 ने कैसी इमेज बनाई है बच्चों, L2 ने जो इमेज बनाई है वो बनाई है वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वैसे इरेक्ट है, वर्चुअल हमेशा इमेज कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है, लेकिन इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और कैसी इमेज है बच्चों, हाईली एनलार्ज्ड। तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होने वाली है वो भी अपने होने वाली है मोर देन 1, क्योंकि यहां पर है एनलार्ज इमेज और ये है अपनी वर्चुअल इरेक्ट इमेज। तो यहां पर इसलिए साइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव
और हो जाएगी ग्रेटर देन 1। तो ये आंसर हो जाएगा L2 के लिए बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द पावर ऑफ द आई पीस लेंस L2, आपको आई पीस लेंस की जो पावर दी गई है वो दी गई है 5 डायोप्टर। तो यहां से हम क्या सॉल्व कर लेंगे, यहां से हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ विल बी 0.2 मीटर्स या फिर 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और आपको ये बोला गया इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ, हाँ जी बच्चों, अगर हम बात करते हैं आई पीस लेंस की तो हमें ये चीज पता है कि आई पीस लेंस अगर जिस इमेज को बना रहा है ऑब्जेक्ट भी उसी साइड है और इमेज भी उसी साइड है, इसलिए यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। और आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट कितने पर रखा गया है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, यहां पर हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। तो यहां पर वो डायग्राम जो मैंने आपको एक्स्ट्रा यहां पर लगाया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पर आपकी सारी पोजीशंस वगैरह वो सब ठीक होने वाली हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f क्या है बच्चों, यहाँ पर 1/f है 20। यहाँ पर वैसे भी हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस है, चाहे आईपीस लेंस हो चाहे ऑब्जेक्टिव लेंस हो, दोनों कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ रहेगी इन पॉजिटिव। 1/v हमें दिया हुआ है -80 और यहाँ पर हो जाएगा ये 1/u। तो हमें सॉल्व करना है 1/u। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 1/80 माइनस 1/20। यहाँ पर बराबर करने के लिए डिनोमिनेटर को हम 4 से ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इस आंसर को। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो u है 1/u दैट विल बी 80 माइनस 1 माइनस 4, u will be 80/-5। ठीक है, तो यहां पर u आ गया है अपना 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में सिर्फ 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माइनस नहीं दिया हुआ है, बट इट्स ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा एट 16 सेंटीमीटर, अगर इमेज कहां चाहिए 80 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका डायग्राम है जो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाया है, जिसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने 2 लेंसेज यूज किए, उसको आप अपने नोट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वन शॉट में जो रहने वाला है अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, चलिए।